हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ सॉलिड स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए आई हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी। पर पैकिंग एफिशिएंसी समझने के लिए आपको नंबर ऑफ़ एटम्स इन यूनिट सेल पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर आपको देख लेना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर, एचसीपी और सीसीपी स्ट्रक्चर्स के अंदर और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो चलिए, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है इसके बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं। हम देखते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअली होती क्या है। तो पैकिंग एफिशिएंसी आप इसको किसी बैग से कंसिडर कर सकते हैं कि सपोज आपके पास कुछ बॉल्स हैं और आप उन्हें बैग में पैक करना चाहते हैं, तो आप कितनी बॉल्स जो है वो एक बैग में पैक कर सकते हैं। तो कितना परसेंटेज जो है वो आपके बैग का फिल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by the particles। जैसे कि मैंने अभी आपको बॉल्स का एग्जांपल दिया कि आप बैग के अंदर बॉल्स फिल करना चाह रहे हैं, तो बैग के अंदर जो बॉल्स हैं उन्होंने कितना परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, वो उस बैग की पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। उसी तरह से जब हम सॉलिड स्टेट डिस्कस करते हैं, तो सॉलिड्स के केस में जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इन सभी की पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो डिफरेंट होती है। तो अगर हम लोग बात करें कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जो आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%। ठीक है। अगर हम बात करें कि एफसीसी की, या आपके एचसीपी की, या आपके सीसीपी की, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की, तो आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 74%। और अगर हम बीसीसी स्ट्रक्चर्स यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें, तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो है 68%। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस उसमें डिस्कशन में हम लोग इन सबको निकालना सीखेंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की आपकी 52.4% कैसे आती है, एफसीसी, एचसीपी, सीसीपी इनकी 74% कैसे आती है, और बीसीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 68% कैसे आती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक लैटिस के साथ। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर क्या रहता है कि जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और जो कॉर्नर्स पे एटम्स हैं ये या पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को टच करते हैं अलोंग द एज। अब इस क्यूब के अंदर ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ये सभी इसकी एजेस हैं। और हर एक कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं या एटम्स प्रेजेंट हैं, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं। तो ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं, और जो इनकी रेडियस है वो किसके बराबर है, वो इसकी एज के बराबर होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को, हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर द एटम्स आर लोकेटेड only on the corners of the cube. And the particles touch each other along the edge. अब जो एज लेंथ है, एज लेंथ और साइड ऑफ द क्यूब, दैट इज इक्वल टू ए। जो रेडियस है स्फीयर की, दैट इज इक्वल टू आर।
अब क्योंकि स्फीयर्स जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर, सो हम क्या लिख सकते हैं कि जो a की वैल्यू है, a जो है वो 2r के बराबर है। अब वॉल्यूम क्या होता है यूनिट सेल का? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? जो वॉल्यूम है क्यूबिक यूनिट सेल का वो होता है a रेज टू पावर 3। अब a की वैल्यू क्या है? 2r, तो 2r रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा? 8r क्यूब। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर एक एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन ओनली वन एटम। कैसे? अब देखिए इसके कॉर्नर्स पे टोटल कितने प्रेजेंट है? 8 प्रेजेंट है, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट सेल के अंदर? 1/8। तो 8 इंटू 1/8 क्या हो जाता है? 1। तो इसके अंदर कितना एटम प्रेजेंट है? 1 एटम। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट कितने एटम्स होते हैं? 1 एटम प्रेजेंट होता है। अब जो आपका वॉल्यूम होता है स्फीयर का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम यूनिट सेल का भी है, वॉल्यूम स्फीयर का भी है, तो चलिए इससे हम पैकिंग एफिशिएंसी को निकालते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो देखिए ध्यान से, जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी ये होती है वॉल्यूम ऑफ वन एटम, क्योंकि इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 1 एटम। तो सिंपल यूनिट सेल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100%। ठीक है, ये आपका इसका है फॉर्मूला। तो पैकिंग एफिशिएंसी अब क्या हो जाएगी? आपने इन सब की वैल्यूज निकालनी है, तो उन वैल्यूज को आप पुट कीजिए। वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? 8r क्यूब। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 8r3, r3 से r3 कैंसिल, 2 आप इंटू 100%। आप इसको क्या लिख सकते हैं? π/6 इंटू 100%। पाई की वैल्यू क्या होती है? आप चाहे तो 3.14 ले लीजिए या आप 22/7 ले लीजिए। तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए इसकी। क्या लिख सकते हैं? 22/7 इंटू 100 इंटू 6, दिस कम्स आउट टू बी 52.38%, और यू कैन से 52.4%। तो यही आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैं उनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 52.4%। तो चलिए अब हम निकालते हैं सीसीपी के स्ट्रक्चर्स के अंदर, एचसीपी स्ट्रक्चर्स के अंदर, इन सब के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो सकती है। तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आपको एक यूनिट सेल दिखाया गया है जिसके अंदर मैंने 2 आपको एटम्स दिखाए हैं जो एजेस पे प्रेजेंट है, और एक मैंने आपको दिखाया है जो आपके फेस पे प्रेजेंट है। तो ये आपका एटम एज पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये भी आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और ये वाला जो एटम है ये आपका फेस पे प्रेजेंट है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो एज लेंथ है, एज लेंथ क्या होती है? जो आपकी एज लेंथ है, एज लेंथ ये है, ठीक है, ये एज लेंथ जो है ये आपकी ए है, ठीक है,
और आपका जो फेज डायगोनल है ये आपका ए से लेके सी तक क्या है, फेज डायगोनल है, ये आपका बी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द यूनिट सेल एज लेंथ बी ए and phase diagonal AC equals to B and C। हमने कौन सा ट्राइंगल चूज किया है, हमने ट्राइंगल चूज किया है A B एंड C, यानी कि हम इस ट्राइंगल की बात करें, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो AC का स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप लिख लीजिए AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर किसके बराबर है, AC बराबर है B के, AC इज इक्वलेंट टू B स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वलेंट टू A स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वलेंट टू A स्क्वायर। सो यू कैन इजीली राइट B स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। तो B इज इक्वल टू अंडर रूट 2A, B is equal to under root 2A। अब if R is the radius of sphere, R is the radius of sphere, तो B कितने के बराबर है, B is equivalent to 4R। B 4R कैसे है, आपका जो ये रेडियस है ये भी R है, ये रेडियस है ये 2R है, ये आपकी रेडियस है ये R है, तो R प्लस 2R प्लस R इक्वल्स टू 4R। तो B इज इक्वल्स टू 4R। अब आपका B जो है ये आपका 4R के बराबर है, B जो है अंडर रूट 2A के बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4R इक्वल्स टू अंडर रूट 2A। ठीक है, तो A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 4R बाय अंडर रूट 2। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू R डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल कर दीजिए, आपके पास क्या बचेगा, 2 अंडर रूट 2R, यानी कि A इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2R। तो आपने A की वैल्यू यहाँ से क्या निकाली है, A की वैल्यू आपने निकाली है A इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2R। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। हमें वॉल्यूम किसका निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है जो आपका स्फीयर है उसका वॉल्यूम हमें निकालना है, यूनिट सेल का वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है ए क्यूब। अब ए क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 2R। अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 16 अंडर रूट 2R क्यूब। कैसे, 2 के क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, अंडर रूट 2 का क्या क्यूब आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, तो 8 2 जा 16 अंडर रूट 2R क्यूब। अब आपको ये भी पता है कि जो वॉल्यूम है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, अब इस यूनिट सेल के अंदर आपके कितने
एटम्स प्रेजेंट होते हैं? लेट्स काउंट इट। आपके इस यूनिट सेल के अंदर जो आपका एफसीसी है, ठीक है, या आपका एचसीपी है, या आपका सीसीपी है, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स रिप्रेजेंट होंगे, ईच कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होगा, और आपके जो फेसेस पे प्रेजेंट होंगे उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा, और 6 फेसेस होंगी, तो आपके इससे कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 3 = 4 एटम्स आपके निकल कर आते हैं। तो इसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कितने स्फीयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर 4 स्फीयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जब आप एफसीसी, एचसीपी या सीसीपी की बात करते हैं, ठीक है। तो अपने डेरिवेशन पे हम वापस आते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ होता है, तो आपके पास जो 4 स्फीयर्स हैं उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर विल बी 4 × 4/3 πr³ इज इक्वल टू 16/3 πr³। क्लियर? अब पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमारे पास दोनों चीजें हमारे पास हो गई। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर भी हो गया, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी हो गया, यानी कि इसकी मदद से और इसकी मदद से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी का हमारा फॉर्मूला बहुत इजी है, वही लास्ट टाइम वाला है जो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में निकाला था। क्या है फॉर्मूला? इट इज वॉल्यूम occupied by 4 sphere in unit cell divided by volume of cubic unit cell multiplied by 100%। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चलिए, आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपके पास है 16√2 r3। आपके पास वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर क्या है? 16/3 πr³। तो चलिए इनको इस फॉर्मूला में पुट करते हैं और देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट इससे निकल कर आता है। हमारे पास दोनों वैल्यूज जो है हमारे पास आ चुकी हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी की अब हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फॉर्मूला लिख लीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी volume occupied by 4 spheres in the unit cell, that is 16/3 πr³। क्लियर? और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? 16√2 r³, मल्टीप्लाई इट विद 100%, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 16/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाय 16√2 r³ इंटू 100%। r³ से r³ आपका कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? पाई 3√2 इंटू 100%। पाई की वैल्यू आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पाई की वैल्यू आप 3.14 भी ले सकते हैं या 22/7 भी ले सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है √2 की वैल्यू होती है √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 3.14, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 100%, this comes out to be 74%. So this is the result for HCP, CCP and FCC structures. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो 52.8 निकल कर आता है, और जो आपके HCP, CCP या FCC हैं इनकी मैक्सिमम पैकिंग होती है, पैकिंग एफिशिएंसी इनके अंदर
74% जो है वो होती है। तो अब हमारा रह गया है बीसीसी स्ट्रक्चर, कि बीसीसी स्ट्रक्चर में क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये एक बीसीसी स्ट्रक्चर यूनिट सेल है। इसमें 8 एटम्स जो है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं और ये एटम जो है ये आपका बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। तो एटम्स जो है सेंटर पे जो है ये टच करता है जो इसके डायगोनल में एटम्स अटैच होते हैं। तो हम इसको अब लिखना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका डेरिवेशन। The atom at the center will be in touch with the other two atoms diagonally arranged. अब इसके अंदर 2 ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल है ये वाला EFD, ये आपका कैसा ट्रायंगल है, ये आपका फेस डायगोनल है, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल कंसिडर किया EFD, ये कैसा ट्रायंगल है, ये आपका फेस डायगोनल है। अब इस फेस डायगोनल में क्या है, जो आपका FD स्क्वायर है, यानी कि FD स्क्वायर है, ये EF स्क्वायर और ED स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप लिख लीजिए EF स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। FD स्क्वायर एक्चुअली में क्या है, इट इज B स्क्वायर, इट इज A स्क्वायर, इट इज ऑल्सो A स्क्वायर। तो B स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर और यू कैन राइट B इक्वल्स टू √2 इंटू A, ठीक है। अब हम एक बॉडी डायगोनल कंसिडर करते हैं। ट्राइंगल है अब आपका AF एंड D, दिस इज द बॉडी डायगोनल, ठीक है। हमने ट्राइंगल कंसिडर कर लिया AF D, ये आपका कैसा डायगोनल है, ये आपका बॉडी डायगोनल है, ठीक है। अब इस बॉडी डायगोनल में क्या होगा, इस बॉडी डायगोनल के अंदर आपका जो AF स्क्वायर है, AF स्क्वायर है, ये इक्विवेलेंट होगा AD स्क्वायर और FD स्क्वायर के बराबर। तो आप लिख दीजिए AD स्क्वायर प्लस FD स्क्वायर। AF स्क्वायर किसके बराबर है, इट इज इक्विवेलेंट टू C स्क्वायर, ठीक है। AD स्क्वायर किसके बराबर है, इट इज इक्विवेलेंट टू A स्क्वायर और FD स्क्वायर किसके बराबर है, B स्क्वायर। और B स्क्वायर किसके बराबर था, B स्क्वायर जो है ये आपका 2A स्क्वायर के बराबर था। तो आप लिख सकते हैं कि C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हैं C स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर। तो C की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, C की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3 इंटू A। आपके पास C की वैल्यू क्या आ गई, √3 इंटू A। अब यहाँ पे अगर आप C को ध्यान से देखें तो C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है ये R, ये 2R और ये R, यानी कि C की वैल्यू R प्लस 2R प्लस R इक्वल्स टू 4R। तो C इज इक्वलेंट टू 4R। अब C की वैल्यू आपके पास 4R के भी बराबर है, C की वैल्यू आपके पास √3A के भी बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको इजीली लिख सकते हैं कि जो √3 इंटू A है ये 4R के बराबर होता है। तो हम आगे डेरिवेशन इसी टर्म से अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमारे पास टर्म क्या निकल कर आ गई है, हमारे पास टर्म निकल कर आ गई है √3A इक्वल्स टू 4R, √3A इक्वल्स टू 4R। अब आपको ये पता है कि हमें वैल्यू चाहिए A की, तो A की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, A इक्वल्स टू 4R बाय √3 और R की वैल्यू वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी √3 अपॉन 4A। क्लियर।
अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, तो चलिए इससे हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है आपका ए रेज टू पावर 3। ए रेज टू पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 4r/√3 की पावर 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको इजीली लिख सकते हैं 64r3/3√3। तो ये आपका निकल गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हमें निकालना है कि इसके अंदर कितने स्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, इसके अंदर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कॉर्नर्स का 8 होता है और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और जो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1। तो इसके अंदर नंबर ऑफ स्फीयर प्रेजेंट होते हैं 2। तो आपको ये पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? दैट इज 4/3πr³। अभी हमने पढ़ा है। तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर हो जाएगा इसके अंदर 2 × 4/3πr³ इक्वल्स टू 8/3πr³। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो आप लोगों ने लास्ट टाइम दोनों के डेरिवेशंस में किया है। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी थी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर इन यूनिट सेल multiplied by 100% divided by volume of cubic unit cell। तो आप ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्फीयर्स क्या है? 8/3πr³। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? 64r3/3√3। तो आपने इन दोनों को अपना इस फॉर्मूले में रखना है और आप उससे इजीली इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी को। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू 8/3πr³ divided by 64r3/√3 divided by 3/√3 into 100%। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 8/3πr³ into 100% into 64r3/3√3। r³ से r³ कैंसिल, 8 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया? आपके पास बच गया π√3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100%। अब पाई की वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ, 3.14 ले सकते हैं या 22/7 ले सकते हैं। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आता है 68%। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैं उनकी जो क्लोज पैकिंग है, उनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 52.4% रहती है, जबकि HCP CCP स्ट्रक्चर्स की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो रहती है 74%, और जो बॉडी सेंटर क्यूबिक होते हैं उनकी जो पैकिंग होती है वो रहती है आपकी सिर्फ और सिर्फ 68%। तो आपका सबसे हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी HCP, CCP और FCC स्ट्रक्चर्स में होती है, जबकि आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की सबसे ज़्यादा कम होती है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि यूनिट सेल डायमेंशंस से हम लोग और क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास यूनिट सेल डायमेंशन हो तो हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास यूनिट सेल डायमेंशंस हैं तो फ्रॉम यूनिट सेल डायमेंशन
it is possible to calculate volume of the unit cell. ठीक है, हम यूनिट सेल का वॉल्यूम जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. और अगर हमें डेंसिटी पता हो मेटल की, knowing the density of metal, knowing the density of metal, we can calculate mass of the atom. In unit cell. तो अगर हमें यूनिट सेल डायमेंशंस पता हैं तो हम A3 यानी कि वॉल्यूम जो है यूनिट सेल का निकाल सकते हैं. अगर हमें मेटल की डेंसिटी पता है तो हम मास जो है एटम्स का यूनिट सेल में डिटरमिन कर सकते हैं. ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल से और डेंसिटी जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें ये पता हो कि टाइप ऑफ क्रिस्टल्स क्या है, तो यानी कि हमें अगर क्यूबिक क्रिस्टल्स की एज पता हो जिसको हम एक्सरे स्टडी से निकाल सकते हैं, और हमें क्रिस्टल का स्ट्रक्चर टाइप पता चल जाए कि वो सिंपल है, एफसीसी है, बीसीसी है, किस तरह का है, तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल निकाल सकते हैं. और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल से हम डेंसिटी भी उस चीज़ की निकाल सकते हैं. तो चलिए इस चीज़ को हम फार्मूले वाइज डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कि हम इसको क्यूबिक क्रिस्टल्स के लिए कैसे निकाल सकते हैं. तो लेट्स सपोज जो एज लेंथ है, एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल edge length of unit cell of cubic crystals equals to A. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स आपको पता ही है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के मैंने आपको बताया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होता है. सीसीपी और एचसीपी में आपके 4 रहते हैं, बीसीसी में आपका 2 रहते हैं. तो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं आपके पर यूनिट सेल आप निकाल सकते हैं. हम यहाँ पर इसको फॉर्मूले के लिए Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वलेंट टू M. तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होती है? जो डेंसिटी है यूनिट सेल की वो होती है मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अब जो आपके पास क्यूबिक क्रिस्टल्स है, क्यूबिक क्रिस्टल्स के अंदर जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का दैट इज A⁻³ ठीक है. मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? मास ऑफ यूनिट सेल आपका हो जाएगा Z इंटू M. Z इंटू M क्या होता है? Z होता है आपका नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम, कि एक एटम का मास कितना है. ठीक है, अब जो M होता है, M की वैल्यू क्या होती है? M जो है ये M/N0 के बराबर होता है. M क्या होता है? एटॉमिक मास, और ये क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर. या एवोगैड्रो कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं. तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या थी? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. डेंसिटी क्या है? मास ऑफ यूनिट सेल
मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो गया, मास ऑफ यूनिट सेल हो गया आपका Z इंटू एम अपॉन N0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Z की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यहाँ पर मास ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू आपकी आ जाएगी Z इंटू एम अपॉन N0, ठीक है। और आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, इट्स A3। मास ऑफ यूनिट सेल क्या है, इट्स Z इंटू एम अपॉन N0। तो मास ऑफ यूनिट सेल लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, Z इंटू एम अपॉन N0, N0 इज एवोगेड्रो कांस्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज A3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, Z इंटू एम अपॉन A3 इंटू N0 इज इक्वल्स टू डेंसिटी एंड डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया है। ये फॉर्मूला जो है ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करने वाला है। तो इस न्यूमेरिकल के लिए आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आप इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से लर्न करके रखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो हमने अभी तक स्टडी किया उसके बारे में आपको बताया गया है कि जो सिंपल आपका यूनिट सेल है उसमें जो आपका डायामीटर रहता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D रहता है, वो A के बराबर होता है। फेस सेंटर्ड में जो आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D है वो A बाय √2 रहता है। अब A बाय √2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप 1 अपॉन 1.414 की वैल्यू लिखेंगे तो आप 0.707 A भी कह सकते हैं। बॉडी सेंटर्ड के केस में D की वैल्यू जो है वो √3/2A हो जाती है, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे 1.732 रखकर तो आप 0.866 A भी कह सकते हैं। अब अगर आप इनकी रेडियस की बात करते हैं, ये आपका जो A का रिलेशनशिप है डायमीटर के साथ, जो नेबरिंग डिस्टेंस है उसके साथ, वो शो किया गया है। इसमें आपको शो किया गया है कि जो सिंपल मॉइटी है उसके अंदर जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें जो रेडियस है वो A/2 होती है। फेस सेंटर्ड में रेडियस जो है वो A/2 होती है। √2 की वैल्यू 1.414 रख दीजिए, आपका सॉल्व करेंगे तो 0.3535 A आ जाएगा। बॉडी सेंटर्ड में R की वैल्यू जो है वो √3/4A होती है। तो अगर आप √3 की वैल्यू 1.732 लिखेंगे तो आप इसको सिंपलेस्ट वे में 0.433A भी लिख सकते हैं। तो बॉडी सेंटर्ड में रेडियस और आपका जो A की वैल्यू है वो कैसे रिलेटेड है, फेस सेंटर्ड में R और A का क्या रिलेशन है, सिंपल में क्या रिलेशन है, डिस्टेंस से A का क्या रिलेशन है, इस टेबल के थ्रू आपको ये समझाया गया है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास एक और टेबल यहाँ पर मैंने बनाई है स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल आयनिक सॉलिड्स की। जो सिंपल आयनिक सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, या तो AB टाइप का होता है या AB2 टाइप का होता है। AB टाइप में आपके फर्दर 3 टाइप के जो हैं आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं, या तो रॉक साल्ट स्ट्रक्चर होता है, या सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर होता है, या जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है। AB2 में आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं या तो फ्लोराइट होते हैं या एंटी फ्लोराइट होते हैं। तो अगर हम रॉक साल्ट की बात करें तो रॉक साल्ट NaCl फेमस नाम है। तो NaCl के अंदर आप देखिए अरेंजमेंट कैसा होता है, तो आपको कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है इन ए क्रिस्टल लैटिस ऑफ AB टाइप दैट इज NaCl। तो आपको ये पता होना चाहिए कि NaCl का स्ट्रक्चर FCC होता है, जिसमें क्लोराइड आयंस जो है वो कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि सोडियम आयंस जो है वो एज और बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे और फेसेस पे। सोडियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एज पे और बॉडी सेंटर पे। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इसका होता है 6 और 6, तो 6:6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। और अगर फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल देखें तो इसका 4 होता है।
सीजियम क्लोराइड की बात करें तो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बीसीसी होता है, जिसमें क्लोराइड आयन कॉर्नर्स पे होते हैं और सीजियम आयन बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 होता है, फॉर्मूला यूनिट 1 होता है। जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर सीसीपी होता है, जिसमें सल्फाइड आयन एफसीसी फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं और जिंक टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट रहता है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होता है। फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल जो है वो 4 ही होते हैं। सिर्फ इसके अंदर सीजियम क्लोराइड में 1 होता है फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, अदरवाइज सभी के लगभग 4 आपके फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल होते हैं। AB2 टाइप में फ्लोराइड की बात करते हैं। फ्लोराइड का आपका स्ट्रक्चर है CsF2। CsF2 जो है आपका मॉलिक्यूल है, तो आपका CaF2, यहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड आना चाहिए था। Ca2+ जो है ये FCC स्ट्रक्चर कंटेन करता है और मतलब फेसिस पे प्रेजेंट होता है। फ्लोराइड जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर भी CCP होता है। एंटी फ्लोराइड Na2O का स्ट्रक्चर भी CCP होता है, जिसमें सोडियम आयन हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8 होता है, जबकि कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम का 8 और फ्लोराइड का 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। तो चलिए अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो आपको इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, आप देखिए, आपको एक न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। एन एलिमेंट हैज ए BCC स्ट्रक्चर, ठीक है, विद ए सेल एज ऑफ 288 picometer. The density of the element is 7.2 gram per centimeter cube. और आपसे कैलकुलेट क्या कराया है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ये बताया गया है कि जो एज है यूनिट सेल की, यानी कि एज ऑफ यूनिट सेल, एज ऑफ यूनिट सेल ए कितना बताया गया है आपको, 288 पिकोमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A3 इक्वल्स टू 288 रेज टू द पावर 3। अब ये 288 क्या है, ये पिकोमीटर्स है। ठीक है, ये 288 क्या है, ये पिकोमीटर्स है। तो पिकोमीटर्स को अगर आप मीटर्स में कन्वर्ट करें तो आप क्या लिखेंगे, 288 इंटू 10⁻⁻12 मीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं सेंटीमीटर में क्या लिखूंगी, 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब अगर मैं इसका क्यूब निकालूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 23887872 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 2.39 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे किसका वॉल्यूम निकालना है, मुझे आपका निकाल के बताना है कि कितने एटम्स जो हैं 208 ग्राम एलिमेंट में प्रेजेंट होंगे। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है, 208 ग्राम। ठीक है, डेंसिटी कितनी है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल in this volume is equals to, जो आपकी वॉल्यूम है 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट वो कितना है, दैट इज 28.88 सेंटीमीटर क्यूब, और
इसके अंदर जो वॉल्यूम है यूनिट सेल का उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि बीसीसी के अंदर जो है 2 एटम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। आपने यहाँ पे यूनिट सेल का नंबर निकाल लिया, दिस कम्स आउट टू बी 12.08 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल। अब बीसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 208 ग्राम equals to 12.08 into 10⁻23 multiplied by 2 equals to 24.16 into 10⁻23 एटम्स। तो आपने इस तरह से एटम्स को निकाल लिया। क्या किया है आपने? आपका बीसीसी स्ट्रक्चर था, सेल एज आपको दे रखी थी, ए की वैल्यू आपको दे रखी थी, आपको डेंसिटी बता रखी थी, आपसे एटम्स निकलवाए थे, आपने एज बता दी कि 288 है, इससे आपने वॉल्यूम निकाला ए क्यूब, आपने 288 पिकोमीटर का क्यूब किया, पिकोमीटर को आपने पहले मीटर में कन्वर्ट किया, 10⁻12 मीटर, सेंटीमीटर में किया 10⁻10 सेंटीमीटर, आपने 288 को 288 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये वैल्यू आई। 10 का आपका जब करेंगे तो 3 टाइम्स आपका 10⁻30 आ जाएगा। इसको आपने लिखा तो आप ये लिख सकते हैं। अब आपके पास ए क्यूब की वैल्यू निकल गई। अब आपको ये निकालना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट का क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। अब मास कितना दिया हुआ है? 208 ग्राम। डेंसिटी कितनी दी हुई है? 7.2 ग्राम। तो इसका वॉल्यूम कितना निकल गया? 28.88। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं? नंबर ऑफ यूनिट सेल आप कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ यूनिट सेल आप ऐसे निकाल सकते हैं कि जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 208 ग्राम एलिमेंट का, अगर आप उसको एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ये टोटल वॉल्यूम है, अगर आप एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स मिल गए। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल्स को अगर आप बीसीसी के अंदर, क्योंकि 2 एटम्स होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इजीली नंबर ऑफ एटम्स इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल में आपको क्या बताया गया है कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज हैं, ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज जो हैं वो आपको ये कहती हैं कि कॉपर जो है वो एफसीसी यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज होता है और उसकी जो सेल एज है वो 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में कॉपर को आपने डिटरमिन किया और उसकी डेंसिटी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो आपने कैलकुलेट करके बताना है एटॉमिक मास। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल पार्ट, कि हम इससे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, सिमिलरली हम इससे एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं मेटल का। तो ये न्यूमेरिकल उसी चीज़ से डील करता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब एफसीसी लैटिस में आपको पता है, एफसीसी लैटिस के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी कि इसको आप Z भी कह सकते हैं, उसका नंबर होता है 4। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें पता है इसमें से? आपको A की वैल्यू पता है, ठीक है, आपको डेंसिटी भी पता है, ठीक है, आपको मास निकालना है। तो आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला कराया था। फॉर्मूला क्या कराया था कि जो डेंसिटी रो होती है दैट इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन A3 इंटू एवोगेड्रो कांस्टेंट। ठीक है, एवोगेड्रो कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23। आपको क्या निकालना है? आपको मास निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो इंटू A3 इंटू एवोगेड्रो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय Z। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में जो आपको यूनिट्स दी हुई हैं उनको रखते चले जाइए।
आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आपको ए की वैल्यू क्या दी हुई है 3.608 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। आपको डेंसिटी दी हुई है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको Z की वैल्यू पता है, दिस कम्स आउट टू बी 4। आपको N0 एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी पता है कि इट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपने क्या निकालना है, आपने सिंपल और सिंपल m निकालना है। तो m क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू क्या है 8.92, तो लिख दीजिए 8.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। अब लिख दीजिए ए क्यूब की वैल्यू, ए क्यूब की वैल्यू क्या है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होल क्यूब इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल डिवाइडेड बाय z दैट इज इक्वल टू 4। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, क्या कर सकते हैं 8.92 का 8.92 आ जाएगा। अगर इसको आप क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.608 का क्यूब हो जाता है 46.97। 10⁻⁻8 का क्यूब क्या हो जाएगा 10⁻⁻24। 6.022 इंटू 10⁻23 divided by 4, this comes out to be 63.1 grams per mole। तो ये किसका एटॉमिक मास होता है, कॉपर का। तो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.1 ग्राम पर मोल। तो अगर आपको सेल की एज लेंथ दी हुई हो, डेंसिटी दी हुई हो, तो आपको अगर स्ट्रक्चर पता है कि एफसीसी है या बीसीसी है, तो आप इजीली उसका एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़िए क्या दिया हुआ है। कहता है कि सिल्वर जो है वो सीसीपी लैटिस बनाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो जेड की वैल्यू क्या हो गई 4। और जो एक्सरे स्टडीज है इसके क्रिस्टल्स की, ये शो करती हैं कि जो एज लेंथ है यूनिट सेल की, एज लेंथ मतलब ए, दैट इज 408.6 पिकोमीटर। तो आपसे क्या निकलवाया गया है डेंसिटी, ठीक है। आपको इसने कहा कि अब मुझे डेंसिटी निकाल कर बताइए। आपको मैंने बता दिया ए क्या है, आपको मैंने बता दिया सीसीपी लैटिस है। सीसीपी लैटिस में जेड की वैल्यू क्या होती है 4, है ना। सीसीपी लैटिस एफसीसी हो या आपका एचसीपी हो, जेड की वैल्यू क्या रहती है 4 रहती है। तो हमें क्या चाहिए, हम पहले लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है आपके पास, आपको निकालनी है डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने पीछे लिखा था कि डेंसिटी रो जो है ये होती है z इंटू एम अपॉन A3 इंटू N0, ठीक है। N0 की वैल्यू आपको पता है ना कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। z की वैल्यू आपको पता है ना क्या है 4। z की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, क्यों, क्योंकि ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये सीसीपी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपको और क्या क्या पता है, आपको क्या m की वैल्यू बताई है, इसने m की वैल्यू आपको बताई है, कितनी बताई है, इसने m की वैल्यू आपको बताई है 107.9, ठीक है। 107.9 U है, एटॉमिक मास यूनिट है। तो एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या हो गया कि ये आपको ग्राम पर मोल दिया गया है। आप इसको किलोग्राम पर मोल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल, ठीक है। और आपको क्या बताई गई है, आपको एज लेंथ ए बताई गई है, वो कितनी है 408.6 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगी 408.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। अब आपके पास सारी यूनिट्स हो गई, आपको सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल।
तो चलिए अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं और इसके रिजल्ट्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रो की वैल्यू क्या होगी। z की वैल्यू क्या है 4, m की वैल्यू क्या है 107.9 इंटू 10 रेज टू पावर -3 किलोग्राम पर मोल। ठीक है, A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 408.6 इंटू 10 रेज टू पावर -12 मीटर क्यूब into Avogadro constant that is 6.022 into 10 raised to power 23 पर मोल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या लिखेंगे बेटा 4 इंटू 107.9 इंटू 10 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 408.6 multiplied by 408.6 multiplied by 408.6 multiplied by 10 raised to power -36 multiplied by 6.022 into 10 raised to power 23। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है 0.00000100506 into 10 raised to power 10, and this comes out to be, this you can write like this 10.5 into 10 raised to power 5 kilogram meter cube. So this is the density of the silver. Sorry, this is the density of the silver. The atomic mass of silver is 107.9. आपको A दिया हुआ था, आपको डेंसिटी निकालनी थी एटॉमिक मास की हेल्प से। तो इन न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली निकाल सकते हैं, चाहे तो हमसे डेंसिटी निकलवा ली जाए, चाहे हमसे मास निकलवा लिया जाए, चाहे हमसे एज भी निकलवाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम इसका स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि नायोबियम जो है क्रिस्टलाइज होता है बीसीसी स्ट्रक्चर में, डेंसिटी 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप हमें एटॉमिक रेडियस बताइए, इसका एटॉमिक मास जो है वो 93U होता है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या क्या बताया गया है, हमें बताया गया है कि जो नायोबियम है उसका एटॉमिक मास जो है वो 93 ग्राम पर मोल है। तो लिख लीजिए एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 93 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं बीसीसी में, बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 2। तो मास क्या होगा यूनिट सेल का, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू Z इंटू m अपॉन n0। Z की वैल्यू क्या है 2, मास की वैल्यू क्या है 93, n0 की वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो दिस कम्स आउट टू बी 30.89 इंटू 10 रेज टू पावर -23। ठीक है, अब इसने हमें क्या बताया है कि जो डेंसिटी है वो 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय डेंसिटी। अब आपके पास क्या क्या है, आपके पास मास ऑफ यूनिट सेल भी है, आपके पास डेंसिटी भी है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 30.89 इंटू 10 रेज टू पावर -23 डिवाइडेड बाय 8.55
दिस इज इन ग्राम, दिस इज ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब. तो दिस कम्स आउट टू बी 36.1 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब. यानी कि A3 की वैल्यू आपके पास क्या आई, 36.1 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब. अब आपको इससे क्या निकालना है, आपको इससे A की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, क्योंकि आपको बेसिकली क्या निकालना है, बेसिकली आपको निकालनी है रेडियस. आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको निकालना है रेडियस. तो आपको रेडियस निकालने के लिए क्या करना चाहिए, आपको निकालनी है रेडियस ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, आर. अगर आपको वो टेबल ध्यान है तो मैंने उसमें बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए बताया है कि इसकी वैल्यू होती है √3/4 इंटू ए. ठीक है, √3 की वैल्यू आपके पास है, दैट इज 1.732. ठीक है, ए की वैल्यू आपको चाहिए, ए क्यूब की वैल्यू आपके पास है, पर आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए. आपके पास यहाँ पर 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो अब ए की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे उसको ध्यान से देखिए. अब आपको पता है कि जो ए क्यूब है वो 36.1 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब है. तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आप क्यूब रूट ले लीजिए. आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इजीली 36.1 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब रेज टू पावर 1/3. अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आपको इस टर्म को सॉल्व करना आना चाहिए. ठीक है, अब इस टर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से. हम लिखते हैं इसको, लॉग की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. हम लिख लेते हैं कि a की वैल्यू जो है वो 36.1 रेज टू द पावर 1/3 है. अगर आप इसका लॉग ले लें तो आप क्या लिखेंगे, लॉग a इक्वल्स टू 1/3 लॉग 36.1. लॉग 36.1 की वैल्यू कितनी होती है, 1.5575. दिस कम्स आउट टू बी 0.519. ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया कि जो log a है, log a की वैल्यू जो है वो क्या आई है, log a की वैल्यू आपके पास है 0.519. तो आप a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग 0.519 और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.304. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इजीली कि जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 3.304 इंटू 10 रेज टू द पावर -8. ठीक है, आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं ताकि आपके पास रिजल्ट्स आ जाए. तो आप यहाँ लिख दीजिए 3.304 इंटू 10 रेज टू पावर -8 और आपका रिजल्ट आ जाएगा 1.43 इंटू 10 रेज टू पावर -8 सेंटीमीटर, या फिर आप कह सकते हैं 143 पिकोमीटर. तो दिस इज द वे by which you can easily calculate the radius of niobium. So this is R, this is R. तो R की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आ गई, 143 पिकोमीटर. तो इस तरीके से आप लोगों ने सीखा कि हम डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, हम एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं, हम किसी भी जो आपको एटम दिया हुआ है उसका अगर ए दिया हुआ है वैल्यू तो हम उसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस. तो आई थिंक आपको पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे होती है सिंपल में, बॉडी सेंटर्ड में, एफसीसी में, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आप निकाल पाए हैं और आप इससे और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं. और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं.
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशंस मिल सकें। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पा सकें। थैंक यू वेरी मच।